स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम करेंगे आदिकाल का नामकरण। नामकरण, किसी भी काल का नामकरण जो है, किसी भी समय का नामकरण बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जिस तरह से हम एक बच्चे का नामकरण करते हैं, बच्चा जन्म लेता है एक, और उस परिवार के सभी सदस्य जो हैं मिलकर नाम सुझाते हैं कि ये नाम होना चाहिए। तो दूसरा जो सदस्य है वो कहता कि नहीं नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, या ये नाम जो है आजकल प्रचलन में नहीं है, ये नाम इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अलग अलग सदस्यों की राय बनती है और फिर निष्कर्षतः एक नाम पर हम पहुंचते हैं। परिवार के सदस्य एक नाम पर पहुंचते हैं और वो नाम फाइनल कर दिया जाता है और वो नाम सार्वजनिक कर दिया जाता है और वो नाम तामर, वो नाम जो है चलता है। जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास के नामकरण का सवाल है, तो आदिकाल जो है, आदिकाल का नामकरण जो है, बहुत से विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है कि जो संवत 1050 और 1375 के बीच में जो साहित्य लिखा गया उसको किस किस नाम से पुकारा जाए, क्या नाम रखा जाए, ताकि पूरे का पूरा जो है प्रतिनिधित्व वो नाम इस काल का करे। जितना साहित्य संवत 1050 से 1375 के बीच में लिखा गया, क्योंकि आदिकाल की समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 और 1375 के बीच मानी हुई है। तो विद्वानों में ये मतभेद था कि जो साहित्य संवत 1050 और 1375 के बीच में इस काल अवधि में जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को क्या कहें, उसका नामकरण क्या रखें, क्या नाम रखें। तो अलग अलग विद्वान जो है उन्होंने अलग अलग मत जो है इस पर दिए। जिस तरह से मैंने एक बच्चे का उदाहरण आपको दिया, बच्चे का नाम हम रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की अलग अलग राय होती है, ठीक है। तो इस नामकरण के भी अलग अलग राय विद्वानों ने, अपनी अपनी राय जो है विद्वानों ने इस काल के लिए दी। तो सबसे पहला जो काल है, सबसे पहला जो नाम रखा उसका वीर गाथा काल। पहले नंबर पर मैंने लिखा हुआ है वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल जो है किसने कहा इस काल को? इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्वान हुए एक बहुत बड़े हिंदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इस काल का नामकरण जो है, क्या नाम रखना चाहिए? वीर गाथा काल रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माना कि यह जो काल था ये वीरों का काल था। वीर गाथा, वीरों की गाथाओं का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसकी विशेषताओं में आपको बताया था कि इस काल में युद्धों और तलवारों का जिक्र है, तलवारों का जिक्र होता है इस काल में। इस काल में युद्धों का वर्णन होता है। तो वीरों की गाथाएं हैं, जितने भी वीर पुरुष हुए उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां हैं, उनकी स्टोरीज इस काल में कही गई हैं। वीरों की गाथाओं का गायन इस काल में हमें देखने को मिलता है। इस कारण इस काल का नामकरण जो है उसको वीर गाथा काल रख देना चाहिए। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस काल का नामकरण वीर गाथा काल जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि वीरों की गाथाओं का वर्णन इस काल में किया हुआ है। परंतु इस काल में विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस मत से सहमत नहीं है। बहुत से विद्वान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा कि इस काल का नामकरण वीर गाथा काल रख देना चाहिए, तो क्योंकि उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने लॉजिक दिया, उन्होंने बहुत सी रचनाओं का जिक्र जो है वो किया है कि बहुत सी रचनाएं पढ़ी और बहुत सी रचनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि इन रचनाओं में अत्यधिक रचनाएं जो हैं इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन है। उन्होंने 12 ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें परमाल रासो, विद्यापति की जो पदावली है उसका जिक्र किया, विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ऐसी रचनाओं का अध्ययन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और इस आधार पर उन्होंने कहा कि इस काल का नामकरण वीर गाथा काल रख देना चाहिए। परंतु बहुत से विद्वान जो हैं इस काल से, इस नामकरण से सहमत नहीं हैं। उन्होंने अपनी असहमति बताई कि क्यों नहीं सहमत हम, कारण क्या है। तो उन्होंने ये माना
कि जिन ग्रंथों का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर ही संदेह है कि वो ग्रंथ, जैसा कि आदिकाल की विशेषता है, प्रामाणिकता संदेहास्पद है। तो उन्होंने भी ये माना कि बहुत से ग्रंथ जो हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह है कि ये ग्रंथ थे भी या नहीं थे, कहाँ से पढ़े उन्होंने, जबकि कहीं नहीं, दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में ये ग्रंथ मिलते ही नहीं हैं। तो इसकी प्रामाणिकता पर ही संदेह है। और पृथ्वीराज रासो जो अर्ध प्रमाणिक सिद्ध हो चुका है, स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इसको अर्ध प्रमाणिक स्वीकार कर लिया है, फिर कैसे कहेंगे कि ये वीरों की गाथाएं हैं? जिन ग्रंथों का जिक्र उन्होंने किया, जिन ग्रंथों का अध्ययन किया, उन ग्रंथों में कुछ ऐसी बात ही नहीं है। और जहां तक बीसलदेव रासो विरह काव्य है, उसमें विरह का वर्णन है, फिर वीरों की गाथाएं कहां से आ गई? ये तो विरह है, एक जो विरहिणी नायिका है, एक अपने नायक को मिलने के लिए आतुर है, व्याकुल है बीसलदेव रासो में। फिर उन्होंने कहा कि इसको फिर हम कहाँ रखेंगे, वीर रस का वर्णन है ही नहीं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है उसमें अपभ्रंश की रचनाएं हैं, श्रृंगार रस में है। तो इसलिए ये जो इसका नामकरण जो है वीर गाथा काल उचित नहीं है, क्योंकि अगर वीर गाथा काल कहेंगे तब तो ऐसे लगे कि वीरों की गाथाएं ही है, बाकी कोई लिखा ही नहीं गया कुछ इसमें। इसलिए उन्होंने इस काल को अस्वीकार कर दिया विद्वानों ने। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल या चारण काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इस काल को क्या कहा कि संधि काल या चारण काल। अपने जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, अपने एक इतिहास जो लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। उन्होंने इस काल को, आदि काल को, उन्होंने कहा कि संवत 1050 और 1375 के बीच में जो कुछ लिखा गया उसको संधि काल और चारण काल जो है वो माना जाना चाहिए, मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये संधि का युग था। दो काल और दो धर्म, दो युगों में और दो भाषाओं में संधि थी, ठीक है ना। संधि विभाजन, संधि थी किस के बीच में? दो युग धर्मों के बीच में और दो भाषाओं के बीच में संधि थी। इसलिए इस काल को संधि काल और चारण काल, संधि काल कहना चाहिए और चारण काल जो है वो मान लेना चाहिए। संधि काल तो नामकरण कुछ सीमा तक विद्वानों ने इसको माना है, कुछ सीमा तक इसको माना जा सकता है, परंतु जहां तक चारण का सवाल है, चारण काल, क्योंकि उन्होंने माना कि इस युग में चारण कवियों ने, चारण और भाट कवि हुए, चारण और भाट कवियों ने अपनी रचनाओं का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम चारण काल इसको मान लें तो बाकी की रचनाएं कहां जाएंगी, ठीक है ना। अगर चारण काल ही मान लें, चारण और भाटों की रचना इसमें लिखी गई, तो उसमें वीर गाथा काल, वीरों की रचनाएं भी हैं, उसमें सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, धार्मिक साहित्य, वो कहां जाएगा? तब तो ऐसे लगे कि सिर्फ चारण कवि ही इस काल में थे, अगर चारण काल नाम इसका हम मान लें। तो इसलिए ये नामकरण भी उचित प्रतीत नहीं होता है। जो उन्होंने चारण काल और संधि काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तो इस काल को भी विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया, विद्वान इससे सहमत नहीं है, ठीक है, नकार दिया विद्वानों ने। इसलिए उन्होंने कहा कि चारण काल और संधि काल भी नाम कतई नहीं हो सकता है, नहीं रखा जाना चाहिए ये नाम। उसके बाद आपके राहुल सांकृत्यायन नामक विद्वान हुए। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा। उनका मानना था कि इस युग में सिद्धों ने अपनी रचनाएं लिखी और सामंती युग था, राजाओं, रजवाड़ाशाही राजाओं के दरबार में रहते थे कवि, और सामंती युग था, इसलिए इस काल को सिद्ध सामंत काल जो है वो कह देना चाहिए। सिद्धों का साहित्य था, नाथों का साहित्य था, परंतु सिद्धों का साहित्य तो मान लिया राहुल सांकृत्यायन ने, नाथ और जैन भी थे। सिद्ध, नाथ और नाथों और जैनियों का साहित्य का कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि नाथों जैनों का जो साहित्य है वो भी बहुत मात्रा में इस काल में लिखा गया। चारणों का साहित्य लिखा गया, बहुत से साहित्य लिखे गए। अगर इसको हम सिद्ध समंत काल ही कह देंगे तो समंत काल कहने से भी इसका पूरे का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं हो पाता है,
क्योंकि सिद्ध समंत काल में सिर्फ यूं लगता है कि ये सिद्धों की रचनाएं लिखी गई, बाकी रचनाएं जो धार्मिक साहित्य दूसरा था, नाथ और जैनियों का साहित्य था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है राहुल शंकर त्यायन ने। सामंती युग की बात की, सामंती युग था परंतु सामंतों का ही साहित्य नहीं लिखा गया, दूसरा साहित्य भी लिखा गया। इसलिए इस काल का नामकरण सिद्ध समंत काल कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता है, इसको भी नकार दिया गया। बहुत से विद्वानों ने इस काल का नामकरण जो है सिद्ध समंत काल नहीं होना चाहिए, जो आपके राहुल शंकर त्यायन था उसका नामकरण भी विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। तदुपरांत आपका एक और विद्वान हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना कि इस युग का नाम जो है बीज वपन काल रख देना चाहिए। बीज वपन काल, बीज वपन काल की बीज वपन का अभिप्राय है, बीज काल का अभिप्राय है कि बीज बोना। जिस तरह से हम बीज बोते हैं, पृथ्वी पर बीज जो है वो बोते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे और उस पर फल लगते हैं। इसलिए उन्होंने माना, राहुल आपका दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इस समय हिंदी का बीज जो था पृथ्वी में डाला जा रहा था और आज जो है वो बीज बड़ा बनकर बड़ा हो गया, पृथ्वी से उगा, धीरे धीरे उगना शुरू हुआ, बीज डाला गया। आदिकाल में बीज डाला गया, भक्ति काल में पौधा बना, रीति काल में और ज़्यादा जो है वो विकसित हुआ और एक अब बड़ा पेड़ बन गया है आधुनिक काल में। और बहुत सारे फल जो हैं जैसे आपका उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, कविताएं, बहुत सारे फल जो है वो देने लग पड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बीज डाला गया था। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसने कहा कि इस काल का नामकरण बीज वपन काल के रख देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का बीज इसमें जो है वो डाला जा रहा था, बीज डाला गया था और बीज बोया गया था और वो बाद में जो है वो बहुत बड़ा वृक्ष जो है वो बन गया और फल देने लग पड़ा है। परंतु इसमें भी विद्वानों ने असहमति से स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि बीज तो बहुत पहले से डल चुका था, आदिकाल में नहीं, हिंदी का बीज तो उससे कई वर्ष पहले ही डल चुका था। तो अगर हम इस काल को 1050 के बाद ही हिंदी का उदय मानेंगे तो हिंदी तो हमारी अभी परिपक्व नहीं हुई है। हमारा हिंदी का जो बीज है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत पीछे से है। वैदिक और लौकिक साहित्य से हिंदी का बीज जो था वो पड़ चुका था। इसलिए इस काल को हमें बीज वपन काल भी नहीं कहना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत को भी विद्वानों ने अस्वीकार जो है वो कर दिया। तदुपरांत हमारा आता है आदिकाल। आदिकाल का जो नामकरण है वो दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इस काल को ना तो हमें वीरगाथा काल कहना चाहिए, ना संधि काल, ना चारण काल, ना सिद्ध समंत काल और ना ही बीज वपन काल कहना चाहिए। इस काल को कहना चाहिए हमें आदिकाल। आदिकाल जो है वो कहना चाहिए आदि, क्योंकि ये शुरुआती काल था। हिंदी का आदि होता शुरू का समय था। अभी हिंदी शुरू हो रही थी, साहित्य लिखा जा रहा था, शुरुआती काल में साहित्य लिखा जा रहा था, अभी परिपक्व नहीं था, शैशव अवस्था में थी, आदि था, अभी सृजन हो रहा था। तो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल जो है वो माना है। कुछ विद्वानों ने इसके ऊपर भी आपत्ति जाहिर की है। कुछ विद्वानों ने, उनका मानना था कि आदिकाल की जहां तक बात करते हैं तो आदिकाल में एक आदिम सभ्यता, जहां पर आदिम सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता की बात करते हैं, जंगली सभ्यता, तो उस तरह का कहीं पर आभास जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर इस आभास से आदिम सभ्यता या जंगली सभ्यता, बहुत पुरानी जंगली आदि मानव वाली जो सभ्यता थी कि बहुत पुरानी आदिम सभ्यता से अगर हमारे पाठक जो हैं वो बच जाएं, या हमारे साहित्यकार हिंदी प्रेमी जो है आदिम सभ्यता आदिकाल के नामकरण को लेकर आदिम सभ्यता से सावधान रहें, तो ये काल अनुचित नहीं है, बहुत अच्छा है।
तो इसलिए सभी विद्वानों ने, बहुत से विद्वानों ने इस काल पर सहमति जताई है कि ठीक है, इस काल का नामकरण जो है हमें आदिकाल जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। और बहुत से विद्वान जो है इस पर एक मत हैं, सहमत हैं कि हिंदी साहित्य का जो समय 1050 और 1375 के बीच में जो समय सीमा थी, जो समय का काल था, जो अवधि थी, उसको हम आदिकाल कहें तो कोई भी उचित नहीं है। इस काल को हमें आदिकाल कह देना चाहिए। ठीक है, तो हम किसके साथ जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ आदिकाल। बहुत से विद्वानों ने अपना जिक्र किया। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल माना, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध समंत काल कहा। आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। परंतु हमने सभी का जिक्र जो है वो किया, उन्होंने क्यों कहा और क्या क्या उनके ऊपर आपत्तियां हैं। ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, उसके ऊपर क्या आपत्ति है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, उसके ऊपर क्या आपत्तियां हैं, क्यों नहीं विद्वान माने, और फिर बाद में हम उसको मानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो सर्वसम्मति है, सभी विद्वान जिस पर सहमत हैं, वो किस पर सहमत है? आदिकाल के ऊपर। और इसका अंत में नाम क्या रख दिया? आदिकाल रख दिया। वैसे इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, ठीक है ना, बीज वपन काल भी कहते हैं। परंतु जो सर्वसम्मति है, सभी विद्वान जिस पर सहमत हैं, सभी की सहमति बन चुकी है, वो क्या है? आदिकाल। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बच्चे का हम नाम करते हैं, अलग अलग परिवार के सदस्य अलग अलग नाम सुझाते हैं, परंतु अंत में एक नाम पर सहमति बनती है। तो इसमें भी अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग नाम सुझाए। कईयों ने कहा वीरगाथा काल रखो, कईयों ने कहा संधि काल या चारण काल रखो, कईयों ने कहा सिद्ध समंत काल रखो, कईयों ने कहा प्रारंभिक काल रखो, कईयों ने कहा बीज वपन काल रखो। परंतु जो सर्वसम्मति, अंत में जो सर्वसम्मति बनी, सभी की सहमति बनी, उस पर किस पर बनी? आदिकाल, जो कि नामकरण किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना, जैसे बाप ने भी रखा, माँ ने भी कहा, भाई ने भी कहा, बहन ने भी कहा, है ना, दादी ने भी कहा, परंतु अंत में दादाजी का मान लिया गया, दादाजी ने रख दिया उसका नाम। तो दादाजी कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। ठीक है, तो आप इसको, जो था आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण, जरूरी प्रश्न है ये, बहुत आदिकाल के नामकरण प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें बहुत से, तो इसको आपने पढ़ लेना है, इसको आपने देख लेना है, इसको आपने मनन कर लेना है, बार बार आपने देखना है ताकि आपको याद जो है रह जाए। धन्यवाद।